हाय फ्रेंड्स। मैं आपसे एक बिज़नेस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो आज के ज़माने में बहुत ही यूज़फुल है। इसको बोला जाता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस। अभी आप सोचेंगे कि आप जब प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात करते हो तो ये बहुत ही बड़ी एक इन्वेस्टमेंट वाली बिजनेस है और इसमें बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं और बहुत सारी जगह की ज़रूरत पड़ती है। ये सब सोच के लोग इस चीज़ में हाथ नहीं देते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये बिज़नेस हमारे लिए नहीं है। पर आपको मैं सच बताऊं तो इसमें इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हमें बस ये देखना है कि हमको कौन सी कैटेगरी की प्लास्टिक चाहिए और वो आप किसको प्रोवाइड कर सकते हो और आपका सोर्स क्या हो सकता है जिसमें आपको डेली बेसिस पे आपका 1 टन से 2 टन माल निकल सके। हमें बस ऐसी मशीन चाहिए जो वो उस प्लास्टिक को उस शेप में और साइज़ में कर दे जो मैन्युफैक्चरर को यूज़ में लाने के काम में आए। उसको साफ़ करके उसको अच्छे तरीके से पैक में डाल के आप कैसे दे सकते हैं, ये आपके लिए एक बड़ी सोचने की चीज़ है। तो अभी जैसे आज के ज़माने में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो जनरली रिसाइकल प्लास्टिक से बन रहे हैं। अब बहुत ही बड़ी कंपनी है, वो लोग रिसाइकल प्रोडक्ट नहीं मिक्स करना चाहती है। बट एक मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइज होता है, वो रिसाइकल प्रोडक्ट की भी चीज़ें को इस्तेमाल में लाके उसको एक नए प्रोडक्ट का रूप देता है जिसको हम लोग डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। जैसे हो गया प्लास्टिक की बाल्टी, चेयर्स हो गई प्लास्टिक के पॉट्स हो गए, फ्लावर पॉट्स हो गए, फिर लॉन्ड्री बैग्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें, खिलौने भी होते हैं बहुत सारे जो रिसाइकल करके बनाए जाते हैं। तो मेरा पर्पस ये है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आप लोगों को ये समझा सकूं कि बहुत सारे तरह के प्लास्टिक होते हैं। जैसे पॉलीप्रोपिलीन पीपी बोलते हैं, किसी को हम लोग एलडी प्लास्टिक बोलते हैं, फिर किसी को पेट बोलते हैं, फिर किसी को हम लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं जो कि अब बैन में आ चुका है, फिर किसी को हम लोग पीपीसीपी बोलते हैं, फिर एचडीपी बोलते हैं जो आप बेसिकली आप जो देखते हो टंकी जो बनती पानी की टंकियाँ, ये सारी ये कुछ जो इम्पोर्ट मोटर मटेरियल की माल बनी हो वो जनरली एचडीपी की बनी होती है। तो इन सारे तरह के प्लास्टिक्स आपको डेली यूज़ में मिल सकते हैं। कैसे? अभी जैसे हम लोग सब यूज़ करते हैं, शैम्पू की बोतलें हो गई, क्रीम की बोतल हो गई, फिर मोबिल का डब्बा हो गया या फिर कुछ भी हो गया, इस तरह की चीज़ें जो लोग यूज़ करके फेंक देते हैं वो हमारे पास आनी चाहिए। उसका माध्यम हमारे पास कैसे होता है, वो चाहे आप लोकल जो कबाड़ी वाला होता है उससे ले सकते हैं, फिर जो बड़े बड़े इसको बोलते हैं जो कचरा कलेक्ट करते हैं उनको, वहाँ पे वो लोग अपना कलेक्शन सेंटर बना के वो लोग कलेक्ट करके एक साथ भी वो लोग बेचते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से मिलके उनके साथ लियाज़ करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और एल्स आप क्या कर सकते हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो लोग अपना ऑक्शंस भी निकालते हैं, तो आप ऑक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे एमएमटीसी करता है और बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है। जैसे मेटल जंक्शन है जो आपको यूजेबल प्लास्टिक्स जो इंडस्ट्रीज़ द्वारा फेंकी जाती है या उनके तरफ से वो यूज़ हो चुकी है, तो वो आप उनके साथ ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके ले सकते हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इस ऑक्शन का कि आपको कम से कम 10 से 20 टन माल एक साथ मिल जाता है, तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस चालू रह सकता है उस माध्यम से। अभी हम प्लास्टिक के धंधे को शुरू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास एक जगह, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी आपको मशीन कितने प्रकार की चाहिए, चौथा लेबर, पांचवा जो आपके बाकी सारे टूल्स ट्रांसपोर्टेशंस के जो खर्चे हैं वो क्या हमें किस प्रकार से हमें लगानी है, इन्वेस्ट करनी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं जगह की। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास छोटी से छोटी जगह भी हो तो प्लास्टिक का धंधा किया जा सकता है। मैं ये मानता हूँ कि हमें कम से कम
1000 स्क्वायर फीट की जगह मिल जाए, अगर अपनी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो भी, अगर आप कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जो शहर के से थोड़ा सा दूर हो, तो वहाँ में आपको रेंट कम में मिल सकता है। अभी आपको इसमें फ़ायदा क्या है, आपने जगह ले लिया, आपने वो उस जगह को रेंट में ले लिया, कम रेंट में, तो थोड़े बहुत जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं वो हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट में ही ऐड करके दे सकते हैं, क्योंकि वो लोकल मार्केट को कैटर कर सकता है। तो इसमें ऐसा है, अब हम लोग की जगह हो गई, अगर अपनी है तो अच्छा है, आप लीज में जाते हो तो थोड़ा बहुत रेंटल खर्चा बढ़ सकता है आपका। सेकेंड पार्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी। कम से कम आपको 440 की वायर कनेक्शन चाहिए, 3 फेज होनी चाहिए। और जो मुझे लगता है मैक्सिमम, जो आपको एक ग्राइंडिंग मशीन चाहिए होती है और एक कटर मशीन चाहिए होती है, 2 होती है। तो अगर आप ये मान के चलो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम से कम 30 HP की हो, तो वो आपके लिए बिजनेस करने के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये इन सारे प्लास्टिकों को तोड़ता है, ये ग्राइंडिंग मशीन्स तोड़ती है। तो अभी जो मैं आपको तीसरा पॉइंट में ले जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ में कि आपको कम से कम कटर और ग्राइंडिंग मशीन चाहिए इस धंधे को, व्यवसाय को शुरू करने के लिए। तो आप ये मानो कि आपको कोई भी ग्राइंडिंग मशीन कम से कम 2 लाख से 3 लाख के बीच में मिल सकती है। अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, ब्लेड अच्छी होनी चाहिए, और उसकी, अभी आपको HP के बारे में बात करूँ, मोटर की कम से कम 20 से 25 HP की मोटर तो लगेगी ही आपको, क्योंकि ये जो प्लास्टिक्स होती है वो थोड़ी हार्ड क्वालिटी की भी होती है, जैसे PP हो गया, PPCP हो गया, HD हो गया। तो इनको तोड़ने के लिए हमें ब्लेड्स काफ़ी धार रखनी पड़ती है, और जब वो हिट करते हैं बॉटल्स को अपने लेयर्स के थ्रू, तो उसका प्रेशर काफ़ी ज़ोर होता है, तो वो HP जनरेट करता है उस प्रेशर को। तीसरा जो ये था कि हमारी लेबर और बिजली। तो बिजली का मैं आपको ये बताऊंगा, कम से कम आपको 60 HP की तो ज़रूरत, 60 इसकी तो ज़रूरत है, HP की ज़रूरत है आपको अपने कंपनी चलाने के लिए। मान लो आपका बिजनेस एक्सपैंड होता है, तो ये 30 HP का हो सकता है आपको 2 मशीन्स लेनी पड़ जाए, तो कम से कम 60 HP का आपको एक प्रोविजन लेके चलना चाहिए। फिर आपकी लेबर की बात आती है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए अगर आपके पास मात्र 2 लेबर है तो भी बहुत है। मैं आपको ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी आप ग्राइंडिंग मशीन लेते हो उसमें आप प्लास्टिक साबुत डालते हो, ऐसे कैसे डालते हो, तो वो टूट के निकल आता है। तो एक जन डालने के लिए चाहिए होता है और एक जन कलेक्ट करने के लिए चाहिए होता है। दूसरी बात ये होती है कि कई बार बड़ी बड़ी चीज़ें भी आती है, जैसे कि गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, बम्पर वगैरह, तो ये सब थोड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, तो इनको भी हम ग्राइंड कर सकते हैं, बट इनको छोटे का साइज़ में काटना होता है हमें, तो उसके लिए कटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो चीज़ों को छोटे काट देते हैं पहले, फिर हम उसको ग्राइंडिंग मशीन में डालते हैं। क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन का भी एक साइज़ होता है जिसमें आप उसके मुंह के अंदर कितना मटेरियल डाल सकते हो, क्या साइज़ का डाल सकते हो, वो आप देख सकते हो उस एफर्ट को। तो ये चीज़ें होंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो 2 लेबर इस व्यवसाय के लिए काफ़ी है। तीसरी बात होगी मार्केट पकड़ने की बात, कि आपका सेल कौन लेगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। अभी ये प्लास्टिक्स जनरली जो टंकी बनाते हैं, जो खिलौने बनाते हैं, फिर जो गाड़ी के पार्ट्स बनाते हैं, जो चेयर वगैरह बनाते हैं, ये सारी कंपनीज ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जहाँ से उन्हें ये रॉ मटेरियल तैयार मिले, जो कटा हुआ माल दे और जो साफ माल करके दे सके उनको, ताकि उनका एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। तो इसी वजह से ये B2B बिजनेस कहलाता है। अगर आप खुद की कंप्लीट एक प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, पर ये एक B2B बिजनेस टाइप का हो जाता है, जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो, एक मैन्युफैक्चर को दे रहे हो, मैन्युफैक्चरर उसको फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है। तो आपका काम सिर्फ ये है कि आप अपना प्रोडक्ट को साफ करके अच्छी तरीके से, लिहाजा छोटी साइज़ में या बड़ी साइज़ में जैसा ऑर्डर हो उस साइज़ में कटवा के उसको रेडी करके उसको दे सको। और आपका मार्केट साइज़ अगर लोकल है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बचता है। अभी लोकल में मैन्युफैक्चरर्स भी काफ़ी होते हैं बड़ी जगहों पे, जो प्लास्टिक के काम में बहुत पहले से सक्रिय हैं, और जो छोटी जगहों पे हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारे हैं, क्योंकि वो बड़ी कंपनी से टाइप करके रखते हैं। तो हमें उनके साथ लियाज करके, हम उनके साथ बात करके, हम उनसे एक फॉर्मल एग्रीमेंट करके हम अपना मंथली
टारगेट प्रोडक्ट का सेट कर सकते हैं कि हाँ इतना टन माल हमें प्रोड्यूस करना है। अभी इसमें ऐसा होता है कि आप मान लो एक आप जो बल्क में जब आप अपना स्क्रैप खरीद रहे हो तो आप सोचोगे कि इसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी। तो फिर दोस्तों सारे प्लास्टिक की कॉस्टिंग अलग अलग है। कुछ प्लास्टिक आपको 5 रुपये में भी मिल जाते हैं, 8 रुपये में मिल जाते हैं, 10 रुपये में भी मिल जाते हैं। तो कुछ प्लास्टिक थोड़ी हाइब्रिड होती है जो है जिसको हम लोग ग्रैनुअल्स बनाते हैं जिससे और ड्रम्स बनाते हैं, टंकीज बनाते हैं, उसकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये शुरू होती है करीब 8 रुपये से लेके और ये ख़त्म हो सकती है, आप ये मान के चल सकते हो करीब करीब 30 से 40 रुपये के बीच में ये स्क्रैप के दाम ख़त्म होते हैं। मतलब इससे ज़्यादा आपको स्क्रैप का भाव जनरली नहीं होता है। सेलिंग प्राइस भी दोस्तों वेरी करता है। छोटे जो क्वालिटी के प्लास्टिक्स होते हैं उनका सेलिंग प्राइस आप 25 रुपये से लेके शुरू कर सकते हो और ये ख़त्म होते हैं करीब 100 रुपये तक। तो आप जो भी प्रोडक्ट तैयार करते हो उस प्लास्टिक की मटेरियल के हिसाब से उसका प्राइसिंग लगता है। और हम लोग प्राइसिंग प्लास्टिक के आप देख सकते हो, वेबसाइट्स पे भी दिया होता है जहाँ पे आप उनकी प्राइसेस डेली बेसिस पे चेक कर सकते हो कि क्या भाव चल रहा है दोस्तों। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि अपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ, अपने एंड यूजर्स के साथ अपने को रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है, जहाँ पे आप डेली उनको जब माल प्रोवाइड करते हो। क्योंकि आप भी जब शुरू कर रहे हो तो आप कम से कम ये चाहोगे कि आपकी मशीन कम से कम 1 टन माल दे। 1 टन मतलब 1000 kg हो गए। अगर आप 1000 kg माल प्रोड्यूस करोगे तो ही जाके आपको इस धंधे में प्रॉफिट दिखेगा और ब्रेक इवन भी आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी। मशीन की लागत दोस्तों मैंने जैसे बोला 2 से 3 लाख रुपए तक, और कटर की दाम आप मान के चलो 25,000, तो 4 लाख रुपए में आप ये छोटा सा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। और अगर आपकी जगह हुई तो आपकी कॉस्टिंग काफ़ी बच जाएगी। प्रॉफिट अब मैंने आपको जैसे बताया 40 रुपये तक मैक्सिमम अगर खर्चा है तो 100 रुपये तक का सेल है। तो आप ये मान के चलो कि जो भी आपने खरीदा उसका आपको कम से कम 15 से 30% के बीच में प्रॉफिट मिल सकता है। प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको इस धंधे को, व्यवसाय को चालू करने के लिए। बाकी आप अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।